15 अगस्त 1947। ये तारीख हमारे स्कूल की किताबों में सुनहरी स्याही से लिखी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन हमने 200 साल की गुलामी से छुटकारा पाया। ब्रिटिश चले गए, तिरंगा लहराया, आज़ादी का सूरज निकला और हम सब ने सोचा कि अब तो भारत बदल जाएगा। किसानों के खेत हरे भरे होंगे, मजदूरों के हाथ में रोजगार होगा, बच्चे पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाएंगे, नेताओं के दिल में सिर्फ देश होगा और हर हिंदुस्तानी बिना डर और बिना भेदभाव के जी पाएगा। लेकिन 77 साल बाद आज का सवाल है, क्या सच में ऐसा हुआ, या फिर हमने बस सफ़ेद चमड़ी के मालिक बदलकर भूरी चमड़ी के मालिक बना लिए? क्या ब्रिटिश साम्राज्य का तार उतार कर हमने अपने सिर पर देसी साम्राज्य का ताज नहीं पहना लिया? आज़ादी का असली मतलब था लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ तो राज ने खुद लोगों को अपना बना लिया। आज भी कानून, नियम और आदेश ऐसे बनाए जाते हैं जैसे हम किसी राजा की प्रजा हों। पहले फरमान लंदन से आते थे, अब दिल्ली और राज्य की राजधानियों से आते हैं। फर्क बस इतना है, तब लिफाफे पर इंग्लैंड की मुहर लगती थी, अब अशोक स्तंभ का चिन्ह लगता है। मालिक बदल गए पर आदेश नहीं। ब्रिटिश जमाने में कंपनी रूल था, आज पॉलिटिकल कंपनी रूल है। पहले वायसराय और गवर्नर जनरल के नाम याद रखने पड़ते थे, अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम याद रखने पड़ते हैं। पहले उनकी मर्जी के बिना कोई सड़क नहीं बनती थी, अब नेताओं की मर्जी के बिना कोई राशन कार्ड भी नहीं बनता। आज़ादी का सपना था हर हाथ में काम। आज़ादी के समय यह सपना दिखाया गया था कि हर हाथ को काम मिलेगा, पर हकीकत देखिए, आज़ादी के 77 साल बाद भी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। पहले काम के लिए अंग्रेजों के कारखाने की चक्कर काटनी पड़ती थी, अब अपने ही देश में सरकारी दफ्तर और इंटरव्यू हाल के चक्कर काटने पड़ते हैं। मालिक चाहे अंग्रेज हो या देसी, बेरोजगार के माथे पर पसीना वही बहता है। किसानों ने सोचा था कि आज़ादी के बाद उनकी ज़मीन उनके हाथ में होगी, उनकी मेहनत का दाम मिलेगा, कोई लगान नहीं, कोई जबरन वसूली नहीं। लेकिन आज किसान कर्ज में डूबे हैं, अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए आंदोलन करते हैं और कभी कभी कर्ज के बोझ तले जान भी दे देते हैं। गुलामी के समय अंग्रेज किसानों से नील उगवाते थे, अब आज़ाद भारत में सिस्टम किसानों को मजबूर करता है कि वो बिचौलिए और मंडी माफिया के रहमो करम पर जिएं। शिक्षा, उम्मीद थी उजाला, आया अंधेरा। आज़ादी के बाद सोचा गया कि शिक्षा हर गली मोहल्ले में पहुंचेगी और हर बच्चा पढ़ लिख कर समझदार बनेगा। लेकिन आज भी लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते, और जो जाते हैं तो वो ऐसी शिक्षा पाते हैं जिससे सिर्फ डिग्री तो मिलती है पर कोई भविष्य नहीं, कोई नौकरी नहीं। ब्रिटिश ने जो रट्टा मार शिक्षा पद्धति जोड़ी थी, हम उसी को पवित्र मानकर 77 साल से पूज रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले गुड मॉर्निंग सर अंग्रेजी में बोलते थे, अब गुड मॉर्निंग सर हिंदी मीडियम के बच्चे भी तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन दिमाग में वही रट्टा। कानून और व्यवस्था, उम्मीद थी न्याय की, मिला तारीख पर तारीख। सोचा था कि अब अपने लोग न्याय देंगे, जल्दी और सही फैसला करेंगे। हकीकत, केस चलता है और चलता ही रहता है। जज बदल जाते हैं, वकील बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं और तारीख पर तारीख का डायलॉग बदलता नहीं। पहले अंग्रेजों के कोर्ट में सालों लगते थे, अब अपने देश के कोर्ट में पीढ़ियां लग जाती हैं। आज़ादी की परिभाषा, बोलने की आज़ादी। किताबों में लिखा है हमें बोलने की, लिखने की और सोचने की आज़ादी है, लेकिन जरा बोलकर दिखाइए। अगर आपकी बात किसी ऊपर वाले को छुप गई तो आपको देशद्रोही, एजेंट या फेक न्यूज़ फैलाने वाला कहकर अंदर कर देंगे। पहले अंग्रेज असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे, अब अपने नेता और अधिकारी बर्दाश्त नहीं करते। तिरंगे के रंगों में एक सपना छिपा था, लेकिन आज इन रंगों में लाल फीते की मोटी परत चढ़ गई है। लाल फीताशाही इतनी है कि आपके छोटे से छोटे काम के लिए भी आवेदन, साइन, मोहर और इंतजार। पहले अंग्रेज आपकी जेब से टैक्स निकालते थे, अब अपने सिस्टम वाले निकालते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं ये विकास के लिए है। मीडिया की आज़ादी, उम्मीद थी सच की, मिला मनोरंजन का तमाशा। आज़ादी के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। आज का हाल, आधा मीडिया नेताओं की गोदी में बैठा है, बाकी आधा टीआरपी के लिए चीख चीख कर नौटंकी कर रहा है। ब्रिटिश के समय अखबारों पर सेंसर था, अब विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप का सेंसर है। सवाल ये नहीं कि हम आज़ाद हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आज़ादी सिर्फ मालिक बदलने का नाम है? क्या हमने बस एक अंग्रेजी हुकूमत से निकलकर देसी हुकूमत की चेन गले में डाल ली? अगर हाँ, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि 15 अगस्त को हमने सिर्फ ताजपोशी बदली थी, तासीर नहीं। 1947 में हमने सोचा था कि अब हमारे अपने लोग हमारे प्रतिनिधि होंगे, हमारे दुख दर्द समझेंगे, हमारे लिए खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या? नेता हमारे बीच से चुनकर ऊपर आ गए और ऊपर जाकर इतने ऊंचे हो गए कि अब नीचे झाँक कर भी हमें देख नहीं पाते। पहले हुक्म अंग्रेजी में आता था, अब हुक्म हिंदी में आता है, लेकिन गुलामी की भाषा वही है। हम वोट देकर सोचते हैं कि हम मालिक हैं, पर असल में वोट डालते ही हम 5 साल के लिए राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।
किताबों में सिखाया गया था राजनीति का मतलब है जनसेवा। हकीकत में राजनीति का मतलब है जन से लेवा। नेता चुनाव के समय फोल्डेड हैंड्स के साथ आता है, आपकी झोपड़ी में बैठकर चाय पीता है, आपके बच्चे को गोद में उठाता है और जीतते ही एयर कंडीशनड गाड़ी में बैठकर आपके मोहल्ले के गड्ढे, टूटी सड़क और बदबूदार नालों को ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे वो किसी और देश का हिस्सा हो। कहते हैं लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, पर सच्चाई ये है कि नेता की कुर्सी सर्वोपरि होती है और जनता सिर्फ उस कुर्सी के चारों ओर घूमने वाला एक सजावट का सामान है। चुनाव जीतने के बाद जनता को याद करना नेताओं के कैलेंडर में सिर्फ 2 मौक़ों पर लिखा होता है, अगला चुनाव या फिर कोई विरोध प्रदर्शन जिसमें वोट बैंक खतरे में हो। हमारी आज़ादी के बाद बनने वाली पार्टियों का दावा था कि वो देश को लिए सोचेंगी, ना कि अपनी जेब के लिए। पर पार्टियों का हाल देखिए, आज नेता सुबह एक पार्टी में होते हैं, दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और शाम को अपने पुराने विरोधियों के साथ मंच साझा करते हैं। पार्टी का झंडा चाहे लाल हो, हरा हो, नीला हो या भगवा, मकसद सबका एक है, कुर्सी। चुनाव के समय वादों की बारिश होती थी, हर घर नौकरी, हर खेत को पानी, हर बच्चे को शिक्षा, हर गरीब को मकान। लेकिन जैसे ही वोट डलते हैं ये वादे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गर्मियों में नल का पानी। फिर 5 साल बाद वही नेता नए कपड़ों और नए नारों के साथ लौट आता है और फिर हम फिर से नया सपना देखकर वोट डाल देते हैं। नेता बनने के लिए अब पढ़ाई लिखाई की डिग्री चाहिए या नहीं, ये तो बस बहस का विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार की डिग्री हर नेता के पास होती है, और वो भी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ। पहले अंग्रेज हमारी मेहनत का पैसा इंग्लैंड भेजते थे, अब हमारे नेता हमारा पैसा स्विस बैंक और ऑफशोर अकाउंट में भेजते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हमें टैक्स कहकर लूटा जाता था, अब डेवलपमेंट फंड कहकर लूटते हैं। नेता हमारे प्रतिनिधि हैं, ये कहने भर की बात है। असलियत में हाल ये है कि हम अपने विधायक या सांसद से मिलने से पहले सोचते हैं क्या ये हमें पहचानेंगे, क्या मिलने का टाइम देंगे। जनता अपने ही सेवक से मिलने के लिए अनुमति मांगती है और नेता ऐसे मिलते हैं जैसे कोई राजा दरबार में जनता को दर्शन दे रहा हो। ब्रिटिश शासन में अगर आप हुकूमत के खिलाफ बोलते थे तो आपको जेल में डाल दिया जाता था। आज अगर आप नेताओं के खिलाफ बोलें तो आपको ट्रोल कर दिया जाता है, केस ठोक दिया जाता है या फिर देशद्रोही का तमगा दे दिया जाता है। कुर्सी की सुरक्षा के लिए हर हथकंडा अपनाना नेताओं की पहली जिम्मेदारी बन गई है, चाहे इसके लिए जनता की आवाज ही क्यों न दबानी पड़े। हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद नेतृत्व देश के टैलेंट से निकलेगा, लेकिन हुआ ये कि राजनीति खानदानी धंधा बन गई। नेता की कुर्सी उसके बेटे, बेटी, बहू, दामाद या भतीजे के लिए सुरक्षित रहती है। जनता बस कुर्सी बदलने का नाटक देखती है, मालिक वही रहते हैं। हर चुनाव में हम ये सोचकर वोट डालते हैं कि शायद ये नया नेता पुरानों से अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है वही पुराना सिस्टम, वही लाल फीता, वही भ्रष्टाचार, वही वादा खिलाफी। बस चेहरे बदलते हैं, फोटोज बदलते हैं, भाषण के शब्द बदलते हैं, पर जनता की हालत वही रहती है जैसे इस ब्रिटिश राज में थी। आदेश सुनो, टैक्स भरो और अगला चुनाव आने तक चुपचाप गुलामी करो। जब अंग्रेज राज करते थे तब हमें लगता था कि सबसे बड़ी मुसीबत है विदेशी शासन। 1947 में हमने सोचा अब तो सब अपने लोग होंगे, ईमानदारी होगी, सब कुछ पारदर्शी होगा। लेकिन हुआ क्या? अंग्रेज तो चले गए पर रिश्वत और सिफारिश नाम का एक साम्राज्य खड़ा हो गया। अंग्रेज सीधे टैक्स लेकर लूटते थे, अपने रिकॉर्ड में सब दर्ज करते थे। आज़ाद भारत में ये लूट छुप कर होती है, फाइल आगे बढ़ाने के लिए या काम जल्दी करवाने के लिए। सिस्टम का मंत्र है बिना तेल डाले पंखा नहीं चलता। आज अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में काम करवाना है तो सबसे पहले आपको एक अनकही भाषा सीखनी होगी। बिना तेल डाले पंखा नहीं चलता। यहाँ तेल का मतलब है नगद नोट और पंखा है आपका फंसा हुआ काम। आपके दस्तावेज पूरे हो या ना हो, आपकी योग्यता हो या ना हो, अगर तेल डाल दिया तो पंखा तेजी से घूमेगा। अगर तेल नहीं है तो महीनों तक फाइल उसी टेबल पर पड़ी रहेगी जैसे किसी सरकारी म्यूजियम में रखी हो। भ्रष्टाचार कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, ये तो पूरा एक सप्लाई चेन नेटवर्क है। ऊपर वाला नीचे वाले को हिस्सा देता है, नीचे वाला अपना नीचे वाले को हिस्सा देता है और अंत में जो पिसता है वह है आम आदमी। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे पहले अंग्रेज राजा को टैक्स देते थे, राजा जमींदार को देता था और जमींदार किसानों की खाल उतारता था। बस फर्क इतना है कि अब ये सब सूट बूट पहनकर मीटिंग के नाम पर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बहाने होता है। किसी विदेशी को अगर आप भारत की असली ग्राउंड रियलिटी दिखाना चाहो तो उसे किसी सरकारी दफ्तर ले जाओ, वहाँ उसे समझ आएगा कि कैसे हम थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ करना पड़ेगा। आप समझदार हैं जैसे कोड वर्ड में रिश्वत की बोली लगाते हैं। ये इतना आम है कि हमें इसमें शर्म भी नहीं आती। हम मान चुके हैं काम तभी होगा जब पैसे खिलाओगे। भ्रष्टाचार गरीब को लाचार करता है और अमीर को ताकतवर बनाता है। गरीब आदमी राशन कार्ड बनवाने, बिजली का कनेक्शन लेने, अस्पताल में इलाज कराने के लिए रिश्वत देता है। अमीर आदमी अवैध निर्माण करने, टेंडर लेने, टैक्स बचाने के लिए रिश्वत देता है। मजे की बात यह है कि गरीब की रिश्वत में डर होता है और अमीर की रिश्वत में ठाठ। कहते हैं कि कानून के आगे सब बराबर हैं, लेकिन हमारे देश में कानून के आगे जो पैसा दे सकता है वो बराबर से ऊपर है। हमारे पास पैसा है तो वकील, पुलिस, अफसर सब आपके दोस्त हैं। आप बिना कानून तोड़े भी बच सकते हैं और कानून तोड़कर भी बच सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले अंग्रेज के दरबार में राजा का प्रिय होने पर आपको सजा नहीं मिलती थी, अब सिस्टम का प्रिय होने पर आपको जेल नहीं मिलती।
पहले रिश्वत लिफाफे में दी जाती थी, अब ऑनलाइन ट्रांसफर में दी जाती है। पहले नोटों के बंडल मिलते थे, अब गिफ्ट वाउचर, फॉरेन ट्रिप या लग्जरी कार मिलती है। भ्रष्टाचार भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो गया है, बस नाम बदल गया है, काम वही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब आम आदमी ने यह मान लिया है कि बिना रिश्वत के कुछ नहीं हो सकता। यानी हमने भ्रष्टाचार को सिस्टम का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया है। हम खुद भी कई बार चलो यार दे देते हैं कहकर इस जाल को मजबूत करते हैं। पहले अंग्रेजों की हुकूमत में डर के कारण चुप थे, अब अपने ही लोगों की हुकूमत में आदत के कारण चुप हैं। हम दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता होने का दावा करते हैं, चंद्रयान भेजते हैं, अंतरिक्ष में कदम रखते हैं, लेकिन जब विदेशी निवेशक भारत आते हैं तो उन्हें सबसे पहले परमिशन के लिए रिश्वत का अनुभव कराया जाता है। हमारी छवि एक ऐसे देश की बन चुकी है जहाँ टैलेंट बहुत है पर सिस्टम में घूस उससे भी ज्यादा है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, ये हमारे सोचने समझने की आज़ादी की हत्या है। क्योंकि जब इंसाफ बिकता है, कानून बिकता है, सिस्टम बिकता है, तब आम आदमी को अपनी ईमानदारी भी बेचनी पड़ती है। इसलिए 77 साल बाद भी हम उस गुलामी से बाहर नहीं आए हैं, बस मालिक बदल गए हैं। अंग्रेजों के समय लूट के लिए लालच था, आज लूट के लिए मौका है और मौका अपने ही देते हैं। 1947 में हमने सोचा था अब बच्चे अपने देश की मिट्टी, अपनी सभ्यता, अपनी जरूरतों के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन हुआ क्या? ब्रिटिश जमाने में जो शिक्षा हमें क्लर्क और ऑफिस बाबू बनाने के लिए तैयार की गई थी, वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही सोच आज भी हमारी किताबों में है, बस फोटो बदल गई। पहले किताब में क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर होती थी, अब किसी नेता की। पर पढ़ाई का मकसद वही है, दिमाग को आज़ाद नहीं करना बल्कि सिस्टम के मुताबिक ढालना। हमारी शिक्षा का पहला और सबसे पक्का सबक है, जो किताब में लिखा है वही सच है। बच्चा सवाल करे तो टीचर कहेगा एग्जाम में यही लिखना है, बाकी घर जाकर सोच लेना। यानी पढ़ाई का मतलब है रट्टा मारो, रिवीजन करो और एग्जाम में उगल दो। सोचने, सवाल करने, रिसर्च करने, खोजने की आदत तो जैसे जानबूझकर दबा दी गई है। पहले अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय ज़्यादा सोचें, अब हमारा सिस्टम नहीं चाहता। आज भी शिक्षा का मकसद ज्ञान हासिल करना नहीं बल्कि डिग्री पाना है। एक बच्चा 20 साल पढ़ाई में बिता देता है और अंत में उसके हाथ में सिर्फ एक कागज आता है जिस पर लिखा होता है आप योग्य हैं। लेकिन असलियत यह है कि वही बच्चा इंटरव्यू में काम का अनुभव न होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है। पहले अंग्रेजों के समय डिग्री वाले बाबू की नौकरी पक्की होती थी, अब डिग्री वाले बेरोजगार की किस्मत पक्की होती है। आज़ाद भारत में भी अंग्रेजी भाषा का दबदबा ऐसा है कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलते तो आपको अशिक्षित माना जाता है। ब्रिटिश ने अंग्रेजी को प्रशासन और पढ़ाई की भाषा बनाया था ताकि भारतीयों में हीन भावना रहे। हमने आज़ादी के बाद भी उसी हीन भावना को सीने से लगा लिया। आज भी लाखों बच्चे इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में इतने मजबूत नहीं होते, भले ही वो गणित, विज्ञान या कला में प्रतिभाशाली हों। हमारे टीचर्स भी इस गुलाम व्यवस्था के शिकार हैं। उन्हें भी सिलेबस पूरा करने, एग्जाम में नंबर दिलाने और बोर्ड रिजल्ट सुधारने के नाम पर ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें उन्हें बच्चों को सिर्फ रट्टा लगवाना है। वो बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाने की बजाय टॉपर बनाने की फैक्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। पहले अंग्रेज मास्टर स्कूल में पढ़ाते थे ताकि बच्चे सरकारी दफ्तर में काम करें, अब अपने मास्टर पढ़ाते हैं ताकि बच्चा बस मार्कशीट में नंबर भरे। हमारी किताबें अब भी बच्चों को वही पढ़ा रही हैं जो 100 साल पहले पढ़ाया जाता था। पुराने उदाहरण, अप्रासंगिक जानकारी और ऐसे विषय जिनके जीवन में कोई सीधा इस्तेमाल ही नहीं है। मेडिकल, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी शिक्षा में वो स्किल नहीं सिखाई जाती जो असल इंडस्ट्री में चाहिए। परिणाम, बच्चा डिग्री लेकर निकलता है और फिर ट्रेनिंग के नाम पर वही सब नया सीखना पड़ता है जो असल काम में आएगा। यानी 20 साल की पढ़ाई में हम सिर्फ एग्जाम पास करना सिखाते हैं, जिंदगी पास करना नहीं। सरकारी स्कूलों की हालत देख माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं जहाँ फीस इतनी है कि गरीब परिवार की कमर टूट जाती है। शिक्षा अब सेवा नहीं बिजनेस बन गई है। एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ड्रेस कोड और हर महीने फीस रिमाइंडर। ब्रिटिश जमाने में शिक्षा अमीरों का अधिकार थी, आज भी वही हाल है, बस स्कूल का नाम देसी हो गया है। शिक्षा में स्कॉलरशिप और आरक्षण जैसे कदम गरीब और पिछड़े बच्चों के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भी वोट बैंक की राजनीति में होता है। कई बार योग्य बच्चे सिर्फ कैटेगरी में ना आने की वजह से मौके से वंचित रह जाते हैं और कम पढ़ा लिखा या कम स्किल वाला बच्चा अपनी सिर्फ पॉलिसी के कारण आगे निकल जाता है। इससे शिक्षा का असली मकसद टैलेंट को बढ़ावा देना पीछे छूट हो जाता है। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का माहौल बहुत कम है। यहाँ किताबों से नकल करना, पुराने प्रोजेक्ट की कॉपी पेस्ट करना और थ्योरी रटकर पेपर में लिखना आम बात है। ब्रिटिशों ने हमें कॉपी करने की आदत डाली थी ताकि हम खुद से नया सोच ही ना सकें। आज भी हम उसी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। दूसरों ने किया, हम वही करेंगे। हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही अपनी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी पाते हैं। बाकी या तो बेरोजगार रहते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जिनसे उनकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब साफ है, हमने आज़ादी के 77 साल बाद भी अपनी शिक्षा को आज़ाद नहीं किया। हम अब भी वही डिग्री वाले गुलाम पैदा कर रहे हैं जो बस सिस्टम का पहिया घुमाते रहे। 1947 में हमने सोचा था अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी ज़मीन पर अपने लिए काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? ये कि अंग्रेजों के ज़माने में जो लोग उनकी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे वही लोग अब सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के पीछे दौड़ने लगे हैं। पहले मालिक गोरा था, अब मालिक देसी है, लेकिन गुलामी की आदत वही है।
पहले रोटी कमाने के लिए हुक्म मानते थे, अब EMI भरने के लिए हुक्म मानते हैं। हमारे यहाँ नौकरी पाने का पहला नियम है, जॉब के लिए पढ़ाई से ज़्यादा सिफारिश जरूरी है। आपने PhD कर ली, स्किल में माहिर हो गए, लेकिन अगर आपकी फाइल पर किसी माननीय के सिग्नेचर नहीं है तो वो फाइल कबाड़ में पड़ी रहेगी। दूसरी तरफ अगर किसी के चाचा विधायक हैं या मामा अफसर तो बिना इंटरव्यू के नौकरी पक्की। यानी अंग्रेजों के समय का राजा का प्रिय वाला नियम अब भी लागू है, बस राजा बदल गया है। भारत में सरकारी नौकरी का सपना वैसा है जैसे गांव में अमीर बनने का सपना। सबको है लेकिन कुछ को ही मिलता है। लाखों उम्मीदवार एक ही पद के लिए फॉर्म भरते हैं, सालों तक तैयारी करते हैं, कोचिंग में हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सीटें कम हो गई, परीक्षा रद्द हो गई या पेपर लीक हो गया। पहले अंग्रेज क्लर्क और बाबू रखते थे, अब हम खुद ही अपने बच्चों को बाबू बनाने की लाइन में खड़ा करते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो विकल्प है प्राइवेट जॉब, जहाँ 9 से 5 का टाइम टेबल सिर्फ किताबों में होता है। असलियत में 9 से 9 तक की खटाई चलती है। सैलरी उतनी कि महीने के आखिर तक जेब खाली, और टारगेट ऐसे कि बॉस के सपनों में भी आप नंबर बढ़ाते रहें। अंग्रेजों के समय मजदूर फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता था, अब सूट बूट पहनकर एयर कंडीशनड ऑफिस में 12 घंटे काम करता है। बस फर्क यह है कि पहले मालिक को सर कहते थे, अब बॉस कहते हैं। हमारे देश में लाखों बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, लेकिन असल इंडस्ट्री में काम करने की स्किल उनके पास नहीं होती। कॉलेज उन्हें सिखाता है किताब में लिखा हुआ, लेकिन बाजार मांगता है तकनीक, अनुभव और रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसलिए डिग्री लेकर भी युवा ट्रेनिंग करने जाते हैं, जहां फिर से शुरुआत से सब सिखाया जाता है। यानी 20 साल पढ़ाई में खर्च करो और फिर भी नौकरी में फ्रेशर कहलाओ। देश में हर साल करोड़ों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। बेरोजगारी का हाल यह है कि कहीं चौकीदार की पोस्ट निकली तो BA, MA, MBA वाले भी फॉर्म भरते हैं। पहले अंग्रेज हमारी मेहनत का फायदा उठाकर अपनी जेब भरते थे, अब हमारी बेरोजगारी का फायदा उठाकर ठेकेदार, एजेंट और कोचिंग सेंटर अपनी जेब भरते हैं। आज भी करोड़ों लोग रोजाना मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और खेतों में पसीना बहाते हैं। उनका वेतन इतना कम होता है कि वे कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। पहले अंग्रेज उन्हें कुली कहते थे, अब हम उन्हें लेबर कहते हैं, लेकिन उनकी हालत, उनकी झोपड़ी, उनकी भूख वही है। कामकाजी महिलाओं को एक तरफ घर का बोझ उठाना पड़ता है, दूसरी तरफ नौकरी में असमान वेतन, प्रमोशन में भेदभाव, कार्यस्थल पर असुरक्षा झेलनी पड़ती है। अंग्रेजों के समय महिला मजदूर खेतों में बिना अधिकार के काम करती थी, आज महिला ऑफिस में बिना बराबरी के काम करती है। कपड़े और जगह बदल गए, लेकिन सम्मान आज भी अधूरा है। आज के दौर में आम आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मालिक बैंक है। घर खरीदने के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, पढ़ाई के लिए लोन और फिर EMI का ऐसा जाल कि अगले 20 साल तक वही चुकाते रहो। पहले अंग्रेज राजा का कर लेते थे, अब बैंक ब्याज का कर लेते हैं और हम इसे फाइनेंस कहकर खुश हो जाते हैं। 77 साल बाद भी हम रोजगार में पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। हम या तो नौकरी के लिए तरसते हैं या नौकरी में थक कर मरते हैं। आर्थिक आज़ादी सिर्फ कुछ अमीरों के पास है, बाकी जनता कर्ज, बेरोजगारी और कम सैलरी की बेड़ियों में बंधी है। पहले अंग्रेज मालिक थे, अब सिस्टम, बाजार, बैंक और हम भी अब गुलाम हैं। पहले अंग्रेज हमारे खून पसीने से नमक और कपड़ा बनवाकर पैसे कमाते थे, अब अस्पताल और दवा कंपनियां हमारे खून पसीने का खून निकालकर बिल बनाती हैं। बीमारी चाहे मामूली हो, लेकिन टेस्ट, स्कैन और चेकअप इतने होंगे कि बिल देखकर मरीज के दिल की धड़कन और तेज हो जाए। डॉक्टर कहता है जांच जरूरी है, लेकिन असलियत यह है कि मुनाफा जरूरी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है, लेकिन इलाज से पहले ही मरीज अपनी आधी ताकत लाइन में खड़े होकर खो देता है। बेड की कमी, दवाओं का अभाव और स्टाफ इतना कम कि एक नर्स पूरे वार्ड की भगवान बन चुकी है। पहले अंग्रेज हमें लाइन में खड़ा रखते थे राशन के लिए, अब हम लाइन में खड़े होते हैं इलाज के लिए। प्राइवेट अस्पताल में आपको डॉक्टर देखने से पहले बिलिंग काउंटर देखना पड़ता है। यहाँ इलाज बीमारी से नहीं, बैंक बैलेंस से तय होता है। अगर जेब में पैसा नहीं तो स्टेशन से ज्यादा जल्दी बाहर का दरवाजा मिलता है। पहले अंग्रेज गरीब की जेब खाली करते थे टैक्स से, अब अस्पताल इलाज के नाम पर लूटते हैं, गरीब की जेब खाली करते हैं। दवा कंपनियों का मकसद बीमारी खत्म करना नहीं, बल्कि बीमारी को बनाए रखना है। अगर एक गोली से आपका काम हो सकता है तो आपको 3 दवाइयाँ दी जाएंगी, एक बीमारी के लिए, एक उसके साइड इफेक्ट के लिए और इस डर के लिए कि बीमारी वापस ना आ जाए। पहले अंग्रेज हमें अफीम देकर शांत रखते थे, अब दवा कंपनियां टैबलेट देकर कस्टमर बनाए रखती हैं। डॉक्टर के पास दवा कंपनी का सेल्समैन हाजिर रहता है जो नए नए ब्रांड की गोलियों के फायदे गिनाता है। डॉक्टर भी कई बार वही दवा लिखता है क्योंकि उसके बदले में उसने कॉन्फ्रेंस टूर, गिफ्ट या फॉरेन ट्रिप मिलती है। मरीज सोचता है उसे सबसे अच्छी दवा मिल रही है, असल में उसे सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली दवा दी जा रही होती है। लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होने से इलाज आसान हो जाएगा, लेकिन असल में इंश्योरेंस कंपनी इलाज से पहले ही 100 सवाल पूछती है। क्लेम पास कराने में इतना टाइम लगता है कि या तो मरीज ठीक हो जाए या फिर ऊपर चला जाए। पहले अंग्रेज हमें फर्जी वादों से लूटते थे, अब इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन से लूटती हैं। आज हर बीमारी के लिए दर्जनों टेस्ट लिख दिए जाते हैं, भले ही उनकी जरूरत ना हो। खून का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, स्कैन, एक्सरे और फिर फॉलो अप टेस्ट। पहले अंग्रेज नमक पर टैक्स लगाते थे, अब टेस्ट पर टैक्स। मरीज सोचता है कि डॉक्टर बहुत डिटेल में चेक कर रहा है, असल में डॉक्टर की पार्टनरशिप वाली लैब डिटेल में कमाई कर रही होती है। गाँव कस्बों में सही डॉक्टर की कमी है, वहाँ झोला छाप डॉक्टर ही भगवान है। कोई भी कंपाउंडर, केमिस्ट या नर्स बनकर इलाज करने लगता है।
कभी सही दवा लग जाती है, कभी गलत इंजेक्शन जिंदगी का खेल खत्म कर देता है। पहले अंग्रेज गाँव में हाकिम भेजते थे ताकि लोग औपचारिक इलाज लें। अब गाँव में ठेके पर बीमारी का जुगाड़ चलता है। डॉक्टर बनने के लिए अब सबसे जरूरी चीज़ है पैसा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की फीस इतनी है कि गरीब बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देख भी नहीं सकता। नतीजा, अमीर बच्चा चाहे पढ़ाई में कमज़ोर हो लेकिन पैसा देकर सीट खरीद लेता है और फिर वही बच्चा मरीजों का इलाज करता है जिसे खुद किताब देखकर दवा लिखनी पड़ती है। हमारी सेहत अब हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि अस्पताल, दवा कंपनियां और इंश्योरेंस एजेंट के हाथों में है। 77 साल बाद भी हम अपने इलाज में आज़ाद नहीं हैं। हम पहले बीमारी से डरते थे, फिर इलाज के बिल से, और फिर सेहत की असली कीमत समझते हैं जब जेब खाली हो जाती है। पहले अंग्रेज हमारी ज़मीन और मजदूरी से मुनाफा कमाते थे, अब ये मेडिकल माफिया हमारे खून और बीमारियों से पैसा कमाते हैं। 1947 में हमने सोचा था कि आज़ादी के साथ हमें सच सुनने का और कहने का अधिकार मिलेगा, लेकिन अब 24 घंटे न्यूज़ चैनल हमें सच नहीं बल्कि स्पॉन्सरशिप राय परोसते हैं। पहले अंग्रेज अखबार में अपने फायदे की खबर छापते थे, अब हमारा अपना मीडिया टीआरपी और मालिक के फायदे के लिए खबर छापता है। पहले न्यूज़ पढ़ने वाले शांत और तथ्यपरक होते थे, अब एंकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे महाभारत का युद्ध स्टूडियो में ही हो रहा हो। आवाज़ इतनी ऊंची कि तथ्य की आवाज़ हमें दब जाती है। पहले अंग्रेजों के दौर में लोग डंडे से डरते थे, अब लोग ब्रेकिंग न्यूज़ से डरते हैं। आज हर चैनल का अपना एजेंडा है, कोई पार्टी के साथ, कोई बिजनेस हाउस के साथ, कोई विदेशी फंड के साथ। जो खबर उनके एजेंडे के खिलाफ हो या तो वो दिखाई नहीं जाती या ऐसे मोड़ दी जाती है कि सच्चाई का चेहरा पहचान में ना आए। पहले अंग्रेज सेंसर लगाकर खबरें रोकते थे, अब मीडिया अपने मालिक के फायदे के लिए सेंसर लगाता है। सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ का साम्राज्य है। किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखा और वो पलक झपकते देश भर में फैल गया। कोई चेक नहीं, कोई सत्यापन नहीं, बस भरोसा और जोश। पहले अंग्रेज अफवाहें फैलाकर जनता को बांटते थे, अब ये काम हम खुद करते हैं मोबाइल में हाथ में लेकर। आज न्यूज़ चैनल पर खबर कम, विज्ञापन ज़्यादा दिखते हैं। कभी साबुन का ऐड, कभी टूथपेस्ट का, कभी पॉलिसी का, कभी पॉलिटिक्स का। खबर को बीच में ऐसे रोका जाता है जैसे मरीज को ऑपरेशन रोक कर चाय पीने के लिए चले गए हों। पहले अंग्रेज को राजस्व चाहिए था, अब मीडिया को रेवेन्यू चाहिए। फर्क सिर्फ अंग्रेजी शब्द का है। टीवी डिबेट का मतलब है 5 लोग एक दूसरे पर चिल्लाएं और एंकर बीच में आग में घी डाले। तथ्य, आंकड़े, रिसर्च ये सब पीछे रह जाते हैं बस चिल्लाहट और कटाक्ष आगे। पहले अंग्रेज अखाड़े में पहलवान लड़ाते थे, अब मीडिया डिबेट अखाड़ा चलाता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम सोचते हैं कि हम अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन असल में एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हमारे गुस्से या खुशी को बढ़ा सके, ताकि हम स्क्रॉल करते रहें और प्लेटफॉर्म का मुनाफा बढ़ता रहे। पहले अंग्रेज हमें अफीम देकर सुलाते थे, अब एल्गोरिदम हमें नोटिफिकेशन देकर जगाए रखता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार असल सच्चाई दिखा दे तो या तो उन पर केस हो जाता है या उनकी नौकरी चली जाती है। इसलिए ज़्यादातर पत्रकार सुरक्षित खेलते हैं, जो ऊपर से मिला वही नीचे तक पहुंचाया। पहले अंग्रेज संपादक को हटा देते थे, अब चैनल मैनेजमेंट हटा देता है। आज दर्शक भी खुद सच्चाई से ज़्यादा अपनी पसंद की राय सुनना चाहता है। अगर किसी चैनल ने उनकी सोच के खिलाफ सच्चाई दिखा दी तो लोग चैनल बदल देते हैं। यानी मीडिया सिर्फ बिका हुआ नहीं है, दर्शक भी बिकी हुई है और बिकी हुई सोच लेकर बैठी हुई है। मीडिया आज़ाद है कहने को, लेकिन असल में वो सिर्फ मालिक के एजेंडे, दर्शक की पसंद का गुलाम है। जो हम देखते सुनते हैं वही सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही हमें सच्चाई लगती है। 77 साल बाद भी हम अपनी राय के मालिक नहीं। हमारे विचार न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और विज्ञापनदाता तय करते हैं। पहले अंग्रेज हमारी ज़मीन पर कब्जा करते थे, अब ये हमारी सोच पर कब्जा कर रखे हैं। हमने सोचा था कि आज़ाद भारत में शिक्षा सभी के लिए एक अधिकार होगी, लेकिन असल में ये अधिकार नहीं, एक महंगा प्रोडक्ट बन गया है। स्कूल कॉलेज अब ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि फीस के ATM है, जहाँ नोट डालो और डिग्री निकालो, चाहे दिमाग खाली ही क्यों न रहे। पहले अंग्रेज मिशनरी स्कूलों में हमें सभ्य बनाते थे, अब हम खुद अपने बच्चों को कॉर्पोरेट स्कूल भेजकर ब्रांडेड बनाते हैं। गांव-गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन वहाँ टीचर कम, राजनीति ज़्यादा है। कक्षा में पढ़ाई से ज़्यादा मिड डे मील का ड्रामा चलता है। कई जगह टीचर महीनों में 15 दिन स्कूल आते हैं, बाकी समय मीटिंग और इलेक्शन ड्यूटी में निकल जाता है। पहले अंग्रेज गाँव में स्कूल बनाते थे ताकि बुनियादी पढ़ाई हो, अब स्कूल है लेकिन पढ़ाई के नाम पर फाइल में 100% पास रिजल्ट लिखाकर दीवार पर रंग दिया जाता है। हमने सोचा था शिक्षा हमें पंख देगी, लेकिन सिस्टम ने ऐसे पंख लगाए हैं जो सिर्फ उड़ने का सपना दिखाते हैं, उड़ान की इजाज़त आज भी नहीं देते।